गुड मॉर्निंग। इस वीडियो लेक्चर में जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की यूनिट 1 सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है, मैं जो टॉपिक आज कवर करने वाला हूँ वो है जनरलाइज्ड हुक्स लॉ। ये एक बड़ा टॉपिक है। इसके लिए जो टॉपिक मेरे को करने होंगे, जो हमारी तरीका रहेगा इसको डराइव करने का, वो ये रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे पॉइसन रेशियो के बारे में और लेटरल स्ट्रेन क्या होता है। लेटरल स्ट्रेन मतलब स्ट्रेन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ये दोनों फोर्स अप्लाई किए जा रहे हैं, है ना। ये लेटरल डायरेक्शन है, ये दोनों लेटरल डायरेक्शन है, तो इसमें क्या स्ट्रेन रहेगा। इसके बाद में हम ये जानेंगे कि एक बार है जिसपे हमने एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में स्ट्रेस अप्लाई किया है या फोर्स अप्लाई किया है, फोर्स के कारण जो स्ट्रेस उत्पन्न हुआ है उससे इसकी जो z डायरेक्शन है और y डायरेक्शन है उनमें क्या चेंज होगा। हम जानते हैं कि x डायरेक्शन फोर्स लगाया है तो x डायरेक्शन एलोंगेट होगी, लेकिन ये डायरेक्शन एलोंगेट होगी तो ये दोनों जो डायमेंशन है इसकी वो पिचकेंगी। तो कितना चेंज होगा ये हम जानेंगे, और उसके बारे में हम ये जानेंगे कि इसका टोटल वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, है ना। मतलब सारे के सारे डायमेंशन कितनी चेंज हुई, उससे हमारा निकल जाएगा कि टोटल वॉल्यूम चेंज कितना है। और उसके बारे में उसके बाद में हम एक 1D जनरलाइज हुक्स लॉ की इक्वेशन डराइव करेंगे। ये हम आगे देखेंगे। इस वीडियो ट्यूटोरियल में जो कर रहे हैं मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। जब हमारा वन डायमेंशन जो फोर्स हमने अप्लाई किया है एक्स डायरेक्शन में उसका काम हो जाएगा, तो उसके बाद में हम तीनों डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे। तो उसके कारण इसकी सारे के सारे डायमेंशंस में कितना चेंज आएगा, इसके वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, और टोटल वॉल्यूम से स्ट्रेन निकालेंगे। और इक्वेशन ऑफ जनरलाइज हुक्स लॉ हम ये वाली इक्वेशन ड्राइव करेंगे। और सबसे एंड में हम जो यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होती हैं वो निकालेंगे। तो यहाँ से आगे चलते हैं। सबसे पहले पॉइसन रेशियो क्या होता है। क्या होता है कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं एक बार में, एक ही इनिशियल शेप थी बार की, एक फोर्स अप्लाई किया तो ये जो बार है, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है उसमें एलोंगेट हो जाएगी। ठीक है, एलोंगेट हो गई, लेकिन जो बाकी के दोनों डायरेक्शंस हैं उनमें क्या होगा, ये पिचक जाएगी, है ना। जहाँ पे फोर्स अप्लाई किया वहाँ पे एलोंगेट हो गई, और जहाँ पर फोर्स जो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वहाँ पे वो पिचक जाएगी। हम प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देख सकते हैं। कोई इलास्टिक हम लेंगे, मोटा इलास्टिक लेंगे, उसको खींचेंगे तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन उसकी जो डायमीटर है वो कम हो जाएगा, है ना। So what happened when we apply a force on a bar? We are considering an element as shown in the figure and applying simple tensile load. So there is increase in length in the bar in the direction of load and decrease in the dimensions in the lateral direction. Then अब इन दोनों का जो रेशियो है, the ratio of strain in lateral direction to the strain in axial direction is called Poisson ratio. ये पॉइसन रेशियो की डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है कि लेटरल स्ट्रेन अपॉन एक्सियल स्ट्रेन, रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन अपॉन एक्सियल स्ट्रेन पॉइसन रेशियो होता है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि लेटरल स्ट्रेन हमेशा नेगेटिव होगा। लेटरल डायरेक्शन में इसकी डायमेंशन पिचक रही है, कम हो रही है, इसके लिए पॉइसन रेशियो नेगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ पर जो हमने एक्सियल डायरेक्शन लिया है वो एक्स डायरेक्शन लिया है, ये वाला हम एक्स एक्सिस लेते हैं, और लेटरल डायरेक्शन वाई एंड जेड लिया है ना। जनरली हम ये वाला वाई डायरेक्शन लेते हैं, ये एक्स डायरेक्शन लेते हैं, और परपेंडिकुलर एक्सिस जेड डायरेक्शन लेते हैं, है ना। ये आगे की फिगर से और क्लियर हो जाएगा, है ना। अब मैं आगे चलता हूँ। पॉइसन रेशियो के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ज़्यादातर मेटल्स जो हैं उनका पॉइसन रेशियो 0.25 to 0.35 होता है। न्यूमेरिकल में अगर कहीं पे वैल्यू नहीं दे रखी है पॉइसन रेशियो की तो 0.3 लेके, अगर मेटल है वो तो 0.3 लेके आप कर सकते हैं न्यूमेरिकल, है ना। ये एक्सपेरिमेंटली ये सारे के सारे मेटल्स की रेंज निकाली गई है। कॉर्क बहुत मज़ेदार चीज़ है, इसका पॉइसन रेशियो नियरली 0 होता है। इस तरह का इस पे बेस्ड क्वेश्चन गेट में भी आ चुका है। तो बॉटल को बंद करने के लिए हम कॉर्क यूज़ करते हैं, मतलब कॉर्क को बॉटल के ऊपर लगाते हैं, उसको हम ठोकते हैं, उसे फोर्स लगाते हैं, है ना। तो भी उसकी जो डायमेंशन है, जो चौड़ी हो जानी चाहिए थी अगर पॉइसन रेशियो था, तो वो चौड़ी नहीं होती है। इससे क्या होता है कि वो बोतल के अंदर फंसता नहीं है और निकालते टाइम हमारे को उसको निकालने में आसानी रहेगी।
इसी के लिए हम कॉर्क को बोतल बंद करने के काम में लेते हैं। रबर का पॉइसन रेशियो 1/2 होता है। मेटल्स के लिए ज़्यादातर 0.03 हम प्रैक्टिकली लेके चलते हैं, रबर के लिए 1/2 होता है। कंक्रीट के लिए पॉइसन रेशियो बहुत कम होता है, 0.01 है ना। कंक्रीट को हम खींचते हैं तो उसकी लेटरल डायमेंशन में चेंज नहीं आता है। हालांकि कंक्रीट एक ब्रिटल मटेरियल है तो उसके लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आ पाता है। अब लेटरल स्ट्रेन के कारण जो बार हैं उनकी डायमेंशन में कितना कितना फर्क आ रहा है हम ये देखते हैं। सपोज करो हमने ये जो बार ली इसकी लेंथ x ली, विड्थ y ली और थिकनेस जो है वो z ली। अब एक फोर्स अप्लाई किया गया सिर्फ x डायरेक्शन में। इसके कारण जो इनकी चेंज इन लेंथ है वो हमने मानी कि x डायरेक्शन में डेल्टा x है, y डायरेक्शन में माइनस डेल्टा y है और z डायरेक्शन में माइनस डेल्टा z है। क्यों? y और z डायरेक्शन में ये बार पिचकेगी, ये इलास्टिक मटेरियल की बार पिचकेगी, है ना। ये जनरल हमारा एजम्पशन है कि मटेरियल होमोजीनियस है, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ पूरी बार में एक सी रहेंगी, कहीं कोई वॉइड नहीं है वगैरह वगैरह, है ना। आइसोट्रोपिक है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो तीनों डायरेक्शन में एक सी रहेंगी, है ना। और ये हम मानते हैं कि वो इलास्टिक है, एक सर्टेन रेंज में ही हम एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं कि वो इलास्टिक है, और प्रोपोर्शनलिटी लिमिट को वो मानता है, मतलब कि हुक्स लॉ को वो ओबे करता है ना। तो स्ट्रेन की जो डेफिनेशन है वो हमने लिख ली। वाई डायरेक्शन स्ट्रेन की क्या डेफिनेशन है ना। हाँ, यहाँ पर हमें एक और चीज़ मानी कि स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन है। ये भी हमारा एजम्पशन है एक तरह से, है ना। तो अब लेटरल स्ट्रेन जो होगा वो वाई और जेड डायरेक्शन में होगा। तो वाई और जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन की वैल्यू चेंज इन लेंथ इन वाई डायरेक्शन अपॉन टोटल लेंथ ओरिजिनल लेंथ इन वाई डायरेक्शन, इसी तरह से जेड के लिए है ना। और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन हम जानते हैं चेंज इन लेंथ इन एक्स डायरेक्शन अपॉन ओरिजिनल लेंथ इन एक्स डायरेक्शन। जो पॉइसन रेशियो होता है उसकी डेफिनेशन लेटरल स्ट्रेन अपॉन एक्सल स्ट्रेन ई वाई अपॉन ई एक्स हो गई, एंड दैट इज इक्वल टू ई जेड अपॉन ई एक्स। क्योंकि ई वाई इज इक्वल टू ई जेड ये हमारा एजम्पशन था, पिछले पेज पे हमारा एजम्पशन था कि पॉइसन रेशियो जो है वो सेम होगा, है ना। पॉइसन रेशियो सेम होगा, ये हमारा एजम्पशन है, ठीक है, डन, है ना। तो कुल मिला के लेटरल स्ट्रेन ई वाई दैट इज इक्वल टू ई जेड इक्वल टू, है ना। इसके रेशियो को हमने एक सिंबल दिया म्यू का, ये पॉइसन रेशियो का सिंबल है, माइनस म्यू ई एक्स। तो लेटरल स्ट्रेन वाई एंड जेड डायरेक्शन इज पॉइसन रेशियो इनटू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है ना। अब फर्दर इनकी वैल्यू रखते हैं, ई वाई इज इक्वल टू ई जेड इज इक्वल टू पॉइसन रेशियो इनटू ई एक्स। ई वाई की वैल्यू रखी, ई जेड की वैल्यू रखी, ई एक्स की वैल्यू रखी, इनको रीएडजस्ट किया तो चेंज इन लेंथ इन वाई डायरेक्शन विल बी इक्वल टू पॉइसन रेशियो इनटू ई वाई। ये मैंने गलत लिख दिया, तो ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चेंज इन लेंथ इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू पॉइसन रेशियो इनटू ई एक्स इनटू अपॉन जो वाई था वो इधर आ जाएगा, ठीक है। चेंज इन लेंथ इन एक्स डायरेक्शन हम जानते हैं ओरिजिनल लेंथ इनटू स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन का हमने निकाला और जिस तरह से वाई का निकाला उसी तरह से जेड का ये हो गया। तो चेंज इन लेंथ इन ऑल द थ्री डायरेक्शन मेरे को मिल गई। अब टोटल और चेंज इन वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं इसका। तो ये जो बार थी इसकी ओरिजिनल डायमेंशन एक्स वाई एंड जेड थी, ठीक है। इनमें चेंज इन लेंथ हुई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, कोई दिक्कत नहीं है। जो नई डायमेंशन साइड्स की हैं वो हैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई, जेड प्लस डेल्टा जेड, है ना। जो पुराना वॉल्यूम है वो एक्स इंटू वाई इंटू जेड है। जो नया वॉल्यूम है वो है एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू वाई प्लस डेल्टा वाई इंटू जेड प्लस डेल्टा जेड, ठीक है ना। ये केस तब है
जब हमने सिर्फ एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाए हैं। आगे चलते हैं, अब इनकी वैल्यू रखते हैं जो हमने पहले से निकाली थी, है ना। पहले तो चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे। चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? ओल्ड वॉल्यूम माइनस न्यू वॉल्यूम माइनस ओल्ड वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू ओल्ड वॉल्यूम माइनस न्यू वॉल्यूम कर दिया। ओल्ड वॉल्यूम है एक्स डॉट वाई डॉट जेड और न्यू वॉल्यूम है ये। इस इक्वेशन को सॉल्व जब हम करेंगे तो इसमें कुछ एक छोटी टर्म आएंगी, जिसे डेल्टा एक्स जो है वो डेल्टा वाई से भी गुणा होगा, डेल्टा जेड से भी गुणा होगा, है ना। या डेल्टा एक्स सिर्फ डेल्टा वाई से गुणा होगा, डेल्टा एक्स सिर्फ डेल्टा जेड से गुणा होगा। तो जो भी जिन भी ऐसी टर्म में जिनमें कि 2 बार डेल्टा टर्म आई है, डी टर्म आई है, उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। नेग्लेक्टिंग द स्मॉल क्वांटिटी, उसको हम ये ज्यूम करेंगे कि बहुत स्मॉल क्वांटिटी है ना। प्लस एक टर्म ऐसी होगी एक्स इंटू वाई इंटू जेड वाली, वो सीधी सीधी इससे माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो ये इससे माइनस हो गई और डेल्टा की टर्म फिर जो बचेंगी स्मॉल क्वांटिटी नेग्लेक्ट करके, वो ये बचेंगी, है ना। माइनस और प्लस के साइन का मैंने कंसिडरेशन ज़्यादा किया नहीं है, ये वॉल्यूम कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चेंज इन वॉल्यूम ये वैल्यू हो गई। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम डेल्टा वी अपॉन वी। वी हम जानते हैं एक्स इंटू वाई इंटू जेड होगा, इनको आपस में गुणा कर दिया तो ई वी ये वैल्यू आ गई। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स क्या है? स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। डेल्टा वाई अपॉन वाई स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन। डेल्टा जेड अपॉन जेड क्या है? स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा है कि टोटल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है वो स्ट्रेन इन ऑल द डायरेक्शन को ऐड करके, एल्जेब्रिक सम ऑफ स्ट्रेन इन एक्स वाई एंड जेड, तीनों डायरेक्शन के स्ट्रेन को एल्जेब्रिक सम कर देंगे तो टोटल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा। ई वाई क्या है? पोजीशन रेशियो टू ई एक्स। ई जेड भी पोजीशन रेशियो टू ई एक्स है, ये वैल्यू रख दी, इसमें पुट कर दी, कॉमन ले आए, तो ये हमारे पास में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन ब्रैकेट में 1 माइनस 2 इंटू पोजीशन रेशियो। ये जो है जनरलाइज हुक्स लॉ की इक्वेशन है। हाँ, ये जो इक्वेशन है वो सिर्फ सिंगल फोर्स के लिए, जब सिंगल फोर्स एक्स डायरेक्शन में है, सिर्फ तब के लिए है ना। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है गेट के हिसाब से भी। अब क्या करेंगे हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें कि तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है, तब क्या होगा ये हम देखते हैं, है ना। वही बॉक्स है एक्स वाई जेड, इसकी जो डायमेंशंस हैं। अब स्ट्रेन सिर्फ एक्स डायरेक्शन में नहीं लग रहा, वाई और जेड डायरेक्शन में भी लग रहा है। अब एक चीज देखेंगे, चेंज इन डायमेंशन ड्यू टू सिंगल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। जो एक्स डायरेक्शन में फोर्स है उसके कारण चेंज इन डायमेंशन कितना होगा, है ना। डेल्टा एक्स 1x अपॉन एक्स, ये तो स्ट्रेन हो गया, इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। ये स्ट्रेस है सिर्फ एक्स डायरेक्शन का। अब चेंज इन एक्स डायमेंशन ड्यू टू सिंगल फोर्स इन वाई डायरेक्शन क्या होगा? ये जो वाई फोर्स है इसके कारण इसकी डायमेंशन क्या होगी? कम होगी। पोजीशन रेशियो को गुणा कर देंगे हम, कम होगी, जैसा हमने पहले देखा था, ठीक है। तो डेल्टा एक्स जो है वो ड्यू टू सिंगल फोर्स इन वाई डायरेक्शन, जो डायमेंशन कम होगी वो कितनी होगी? माइनस पोजीशन रेशियो डेल्टा वाई अपॉन ई इंटू एक्स। डेल्टा वाई क्यों लिया? क्योंकि ये फोर्स इन वाई डायरेक्शन में कंसिडर किया, इसके कारण जो डायमेंशन कम होगी वो ली। सिमिलरली जेड डायरेक्शन के लिए ये इक्वेशन आएगी। अब कुछ एक और चीजें देखें। टोटल स्ट्रेन, टोटल चेंज इन एक्स डायमेंशन ड्यू टू ऑल थ्री स्ट्रेसेस क्या होगा? इन तीनों को जोड़ दिया, डेल्टा एक्स 1 डेल्टा ये इन तीनों क्वांटिटीज को जब हम जोड़ देंगे तो टोटल चेंज इन एक्स डायमेंशन एंड दैट इज ऑल्सो ड्यू टू ऑल द स्ट्रेसेस, इन तीनों स्ट्रेसेस में लगा रहे हैं, उसके कारण सिर्फ एक्स डायमेंशन में कितना चेंज हुआ, ठीक है। अलग अलग इन स्ट्रेन को जोड़ दिया, 1 अपन ई कॉमन लिया, ये वैल्यू आ गई, डन, है ना। अब ये तो हमने निकाला
strain in x direction due to all the forces in all the direction. Similarly, इसी तरह से इसका इतना लंबा डेरिवेशन नहीं किया, सिमिलरली है ना, लॉजिकली इसकी इक्वेशन लिख ली ई वाई, है ना. अब जो वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन है उसके कारण वाई डायरेक्शन तो लेंथ बढ़ेगी और बाकी दोनों माइनस होंगे, ये वाला और ये वाला माइनस होगा, है ना. तो लॉजिक लगा के ई वाई की वैल्यू निकाली और ई जेड की वैल्यू निकाली, है ना. तो तीनों स्ट्रेन हमारे पास में निकल गए, ई एक्स, ई वाई, ई जेड, और ये तीनों स्ट्रेन ड्यू टू ऑल द फोर्सेज है. टोटल स्ट्रेन हम जानते हैं, टोटल स्ट्रेन क्या होता है, एल्जेब्रिक सम. अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने डिराइव किया था, एल्जेब्रिक सम ड्यू टू ऑल द स्ट्रेन्स है. इस टोटल स्ट्रेन को हम कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ईवी. ये हमारा पहला डेरिवेशन हुआ. अब हमने वैल्यू पुट की, इन तीनों को जोड़ा और कॉमन लिया, इन तीनों इक्वेशनों को एक साथ रखा, एक लाइन में रखा और हमने उसको सिंप्लीफाई किया मात्र. ठीक है, ये मैंने करके नहीं बताया, बहुत सिंपल अलजेब्रा है, कुछ भी नहीं है. तीनों इक्वेशनों को एक साथ रखना है, जो कॉमन चीज़ें हैं उनको बाहर लाना है और जो इंडिविजुअल चीज़ें हैं उनको अलग अलग रखना है. तो ये वैल्यू आ गई, है ना. अब इस ब्रैकेट को और कॉमन ले लिया, है ना, तो 1 माइनस 2 इंटू पॉइसन रेशियो बचा, है ना. दैट शुड बी इक्वल टू स्ट्रेन इन अलजेब्रिक सम ऑफ स्ट्रेन इन ऑल द डायरेक्शन. अब इसमें एक स्पेशल केस आता है, मान लो स्ट्रेन इन जो हमने लगाए हैं तीनों डायरेक्शन में ये इक्वल है, रो एक्स इज इक्वल टू रो वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा जेड इज इक्वल टू सिग्मा, हर डायरेक्शन में, है ना. तो इन तीनों का जोड़ जो होगा वो 3 सिग्मा होगा. 3 सिग्मा को रख दिया, इसको कॉमन लिया, 3 सिग्मा आ गया. ये वाला फॉर्मूला हमारे पास में आ गया. इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, गेट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर अक्सर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. तो ये हमारा जनरलाइज हुक्स लॉ फॉर 3D स्ट्रेसेस है. पहले जो जनरलाइज हुक्स लॉ था वो एक सिंगल स्ट्रेस जो एक्स डायरेक्शन था उसके लिए था, ये टोटल है. टोटल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू हमारे पास में आ गई इस तरह से, है ना. इसी तरह से कई क्वेश्चन होते हैं गेट के, बड़े टिपिकल क्वेश्चन होते हैं जो कि एक पतली प्लेट की बात करते हैं जिसका सिर्फ एरिया कंसिडर करना होता है. तो इसमें सिर्फ 2 डायमेंशन होती हैं, ई. तो स्ट्रेन एरिया स्ट्रेन जो होगा वो स्ट्रेन इन एल्जेब्रिक सम ऑफ स्ट्रेन इन 2 डायमेंशंस होगा वो सिर्फ, है ना. ये क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए हम इसको और देख लेंगे. ठीक है, ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन के अंदर ही हम लेंगे, है ना. अब डेरिवेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स, ये जो है टॉपिक, ये मैं अगले चैप्टर में कराऊंगा, तो इसको अभी के लिए छोड़ रहे हैं. थैंक यू फॉर ऑल.